चलिए फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान आपके लिए लेके आया हूँ। भाई 2020 वाली हमारी जो श्रृंखला है उसे अनवरत रखते हैं हम। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है, साइंस के जो 20 प्रश्न हैं उनमें जो हम आपके लिए आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है हमारा कि परागण, जो पौधों में प्रजनन, यानी कि पौधों में प्रजनन है, जंतुओं में प्रजनन का लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ, परागण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है। तो परागकण जो होता है, परागकण जो है, जो फूल जो है वो रंगीन होते हैं, उनमें एक सुगंधित तरल पदार्थ होता है, उसे परागकण कहते हैं। और वो कहाँ पर जाएगा? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ध्यान देना, वर्तिकाग्र क्या होती है? जो फूल में आप देखते हैं किसी पुष्प में जो धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उन्हें को क्या बोला जाता है? उनको परागकण, उनको वर्तिकाग्र बोला जाता है। और पूर्व में ही आपको बता चुका हूं मैं, पराग जो वर्तिकाग्र है इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे तो वो क्या होती है? केसर। ठीक, यानी क्या होती है वो? केसर वर्तिकाग्र होता है। और कई एग्जाम्स में प्रश्न आता है कि केसर पौधे के या पुष्प के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो वर्तिकाग्र होती है। यह नाभिक को बीजांड में विमुक्त करने के लिए घुल जाता है। यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है। यह नर युग्मक बनाने से इसका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। यह अंडाशय तक पहुंचने के लिए वर्तिका से होकर गुजरता है। यानी कि आपको देखें तो प्रश्न बड़ा है और उत्तर उससे भी बड़े हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो यही होगा कि सबसे पहले ये क्या करता है? एक नलिका विकसित करता है। क्या विकसित करेगा? एक नलिका विकसित करता है। ठीक, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, यानी गलत है। जो एक स्टेटमेंट है इसमें से वो कैसा है? गलत है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड अपनाइए आप। ये बात बिल्कुल सही है कि जीन गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। और प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। तो पहले यानी कि 3 और 4 तो आपके कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल सही है, नो डाउट। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। ये बात आपकी गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों, यानी कि जो पुष्प के विभिन्न अंग होते हैं उनके संदर्भ में बात हो रही है। ठीक, यानी कि पुष्प में के इन अंगों, यानी उसमें एक क्या होगा? पुंकेसर है, वर्तिकाग्र है और वर्तिकाग्र, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है, दल है कौन सा? बाह्य दल। बोले का इनका क्या होता है? यानी कि जो है निषेचन के बाद इन अंगों का क्या होता है किसी भी फूल या पुष्प में? अधिकांश पौधों में बाह्य दल के झड़ जाने के बाद अलावा सभी स्थायी होते हैं। कुछ पौधों में दल और बाह्य दल के अलावा वर्तिका वर्तिका पुंकेसर जो है वो क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। आगे लिखा है, बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं, यानी जो बाह्य दल होता है वो झड़ जाता है, वो फल में तब्दील होता है, कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। हाँ, ये बात जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक, अक्सर कर देखा होगा तो फूल के ज्यादातर जो है अंग जो है झड़ जाते हैं। प्रश्न बड़ा है, एक बार पढ़ लें। जॉन ग्रेगर मेंडल से है, उन्होंने आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है और उन्होंने इससे जो है काफी रिसर्च की थी। 7 साल तक अपने बगीचे में मटर के पौधों पर उन्होंने क्या किया था? रिसर्च की थी। उनकी सफलता इसी कारण थी। क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ लीजिए। मेंडल के प्रयोगों में पीले रंग के बीज वाले मटर के पौधों का संकरण हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधों से साथ कराने पर मटर के ऐसे पौधे प्राप्त हुए जिनमें सभी के बीज पीले रंग के थे। यदि इन पौधों का स्वपरागण कराया जाता है और उनसे 500 मटर के दाने जो बीज एकत्रित किए जाते हैं तो उनमें से कितने हरे रंग के होंगे? ये बात आई है। तो कितने होंगे? तो ध्यान देना, इनका जो है संभावना जो है वो केवल कितनी है? 125। आया हुआ प्रश्न है ये, ग्रुप डी में पूछा हुआ था। ठीक, साइंस को स्पेशल रेलवे साइंस से प्रश्न करते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपके आरआरबी में आपको देखने को मिलेंगे अलग से। ठीक, तो पुष्पी पादपों में प्रजनन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसकी बात हो रही है? बे पादपों की बात हो रही, जो क्या देते हैं हमें? पुष्प। प्रजनन से संबंध में कौन सा कथन कैसा है? असत्य। ध्यान देना, किसकी बात कर रही है? असत्य। प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है। तनों के टुकड़ों से प्रजनन होता है। देखिए, अभी बात की थी, आप देखें, आलू क्या है? तना है। आप देखो, गन्ना क्या है? तना है।
यानी आलू और गन्ना जो है उनके क्या होता है, तनों के टुकड़ों से क्या होता है, प्रजनन होता है। तो ये बात तो सही है। प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है, ये बात भी सही है। पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम से उगाए गए ऊतकों को इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है कि पौधे के कुछ भाग, जैसे आप देखते हैं गुलाब का पौधा जब आप लगाएंगे तो क्या लगाते हैं, उसकी लकड़ी लगा देते हैं, तो वो उससे हो जाता है। मनी प्लांट को देखो, आप कहीं से भी तोड़ के लाओ, उसे लगाओ तो उससे हो जाता है वो। तो अलग किए गए, कृत्रिम माध्यम से उगाए गए, ये भी सही है। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन होता है, ये बात गलत है। यानी कि आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा बीजाणुओं वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था। ठीक, मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था। मटर के पौधे की भिन्न विभिन्न किस्में बनाने के लिए, वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, यह ज्ञात करने के लिए कि कौन से पौधे सबसे अच्छे हैं, अपने मोनास्ट्री के लिए पर्याप्त मटर उगाने के लिए। यानी मोनेस्ट्री थी, क्या उसके लिए उन्होंने पर्याप्त मटर उगाने के लिए ऐसा किया था? नहीं, ऐसा नहीं था। आप देखिए, सबसे पहले बात किसकी चल रही है, मेंडल की चल रही है। यदि साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वंशागति के जन्म, यानी कि वंशानुगत के अनुवांशिकी जो है उसका जनक किसे कहा जाता है, नहीं कहा जाता। तो उन्होंने क्या किया था, इसका सार्वभौमिक जो सिद्धांत हैं किसके, वंशानुगत के, उस पर क्या डालने के लिए, प्रकाश डालने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चेक करते रहिए आप, देखिए कितने लेवल पे हैं। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण, यानी ये सभी कारण हैं लेकिन मुख्य पूछा गया। उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया, उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, यानी वन टाइम वन सॉल्यूशन, और बोले उसने ऐसे जनकों को चुना जो एक समान थे। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करने वाले व्यष्टि जीवों की गणना की। क्या हो सकता है आंसर, बताइए अब। तो इसका आंसर आप देखें, मटर के पौधों को चुना, बात सही है, लेकिन आंसर ये नहीं है। उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो मुख्य कारण है वो क्या है कि एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया था और 7 साल तक किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं। ठीक, किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ध्यान देना, इपोमिया नहीं, देवदार नहीं, पाइनस नहीं, क्या होता है, मर्सिलिया। ठीक, ये कुछ पौधे होते हैं जो उस जगत से संबंधित रखते हैं, उनमें जो है छिपे हुए जनन अंग होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एंटोमोफिली परागण किसकी मदद से होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाओगे तो इस वर्ड को आप अच्छी तरह से क्या करोगे, समझ सकते हो। एंटमोलॉजी, क्या बोलते हैं, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी, ये एक शब्द है और इसमें होता है, किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान देना, इससे ही बिल्कुल परागण, यानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखते हैं जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी और तितली, ये कुछ कीट हैं, इनके माध्यम से क्या करते हैं कि जो पुष्प होता है उसमें जो है एक सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे परागण कहते हैं, और ये उस पुष्प पर बैठते हैं। जब ये उस पुष्प पे उठकर जब दूसरे पुष्प पर जब बैठते हैं तो उससे क्या होती है, ये प्रक्रिया हो जाती है। एंटमोलॉजी परागण किसकी मदद से करेंगे, तो देखना, पानी, जानवर, हवा, ये कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए होते हैं, कीड़े चाहिए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, बीज का कौन सा भाग अंकुरण की जड़ बनाता है। वेरी गुड, बीज का कौन सा भाग। तो ध्यान देना, जैसे ये आपके पास में कोई एक बीज है तो इससे दो चीजें सबसे पहले निकलती हैं। सबसे पहले एक जो इसका अंकुरण होता है वो ऊपर की ओर निकलता है, और एक जो है वो कहाँ निकलेगा, वो नीचे की ओर निकलता है। ठीक, दो होते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रांकुर, इसे प्रांकुर कहा जाता है। ठीक, और इसे मूलांकुर, इसे हम कहते हैं
मूलांकुर। और एक बीज से दो चीजें निकलती हैं, एक ऊपर भी और नीचे भी, और मूलांकर को ही इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल। ठीक, प्रांकुर क्या होगा, आगे चल के तना बनेगा, और मूलांकुर उसकी क्या बनेगी, जड़ बनेगी। तो जो जड़ वाला मूलांकुर है इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। और यही पूछा है कि क्या बनाता है, जड़ बनाता है। तो आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में अंडाशय के अंदर बीज विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं। ठीक, जो बाद में पककर फल बन जाते हैं। तो ध्यान देना, इसका ये नहीं होगा आंसर, टेरिडोफाइट नहीं होगा, थैलियोफाइट यानी कि छायादार भूमि में जो उगते नहीं, एंजियोस्पर्म होते हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र हैं इसमें एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। बहुबीजी का मतलब जिसमें एक से अधिक बीज होते हो। तो सबसे पहले देखते हैं आप पपीता। पपीते को कभी देखेंगे तो उसके अंदर बहुत बीज होते हैं। अनार, ये तो बीजों का भंडार है। सेब, अगर सेब को काटेंगे तो उसके अंदर भी आप देखते हैं तो बहुत सारे क्या मिलते हैं हमें, 8 से 10 बीज उसके अंदर मिलते हैं। लेकिन अगर देखेंगे लीची को, तो लीची में केवल एक ही गुठली होती है और वो भी अपरिपक्व होती है। तो इसका आंसर होगा आपका लीची। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहेंगे। तो जो स्त्री केसर होता है इसी का जो शीर्ष भाग होता है वो स्टिग्मा, और पुंकेसर जो होता है वो नर में है। ठीक, पराग का कोई लेना देना नहीं है और बीजांड का कोई लेना देना नहीं है, और पुंकेसर नर में होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ये वर्तिकाग्र होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केले का वंश विस्तार कैसे होता है। क्या केले की कलम लगाई जा सकती है। दूसरा, क्या उसका क्राउन लगाया जा सकता है, जो फूल होता है ना, केले पे फूल आता है जो फल लगने से पहले, वो लगाया जा सकता है। टिलर, ऐसा कोई प्रक्रिया होती नहीं। ये क्या होता है, शकर, यानी कि आप देखते हैं तो जो केला जो है, केले की जो भूमिगत जड़ें होती हैं वहीं से, जैसे केले का पेड़ है और केले का पेड़ जब विकसित होता है तो इसकी जो नीचे वाली जो जड़ें हैं यहां से नए नए किल्ले फूटते हैं, इसलिए बोलते हैं इसका शकर कहते हैं। आगे है, द्विनिषेचन का गुण है किसमें, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, एक बीजपत्री और ब्रायोफाइटा। तो आवृत बीजी और अनावृत बीजी यानी कि जितने भी पुष्प देते हैं जो पादप, उनको हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी, और जो फल देते हैं उन्हें कहते हैं आवृत बीजी। एक बीजपत्री आप समझ ही सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छी से बताया था आपको कि एक बीजपत्री ये होते हैं कि जिनसे केवल एक ही जो है वो निकलता है, जो तना जो है तने के रूप में एक निकलता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री होती है उसमें कितने निकलते हैं, दो निकलते हैं। जैसे कि अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी मटर है, ठीक, सरसों है, सरसों है, ठीक। वहीं बात करें तो सोयाबीन भी है, सोयाबीन, ठीक। और वहीं अगर बात करें तो इमली देख लो आप, इमली भी है, ठीक। यानी कि जिसके बीज के दो टुकड़े किए जा सके, यानी कि मूंगफली भी इसमें हम शामिल करते हैं। बट अगर बात करें कि तो जो अनाज हैं, अनाज जो होते हैं वो एक बीज पत्री होते हैं। उसमें जैसे देखें गेहूं, ठीक, गेहूं है, चावल है, ठीक। यहीं पर अगर देखें तो बाजरा है। इनमें हमेशा क्या निकलता है, केवल एक अंकुर निकलता है। तो ध्यान देना ये सब क्या होते हैं, अनावृत बीजी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो अंडप, पुष्प केसर, पंखुड़ियां या बाह्य दल। तो देखिए सबसे पहले देखें तो जो पंखुड़ियां जो होती हैं वो तो कहाँ होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं, ठीक। पुष्प की पंखुड़ियां इस तरीके से होंगी, ठीक है। बाह्य दल जो होता है वो बिल्कुल ये किनारे वाला हिस्सा होता है। पुष्प केसर जो होता है वो कहाँ है, इस तरीके से वर्तिकाग्र होता है। इसका आंसर होगा आपका अंडप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण का जो है कारक नहीं है। यानी कौन सा कारक नहीं है, यानी परागण, क्रॉस परागण, ठीक। आप कभी भी मक्के के खेत में जाना तो ध्यान देना, मक्के में जो उसका भुट्टा आता है उसमें दाने तब तक नहीं पड़ेंगे जब तक उसकी बाल जो होती है ना, जो उसकी बाल निकलती है मक्के में, वो जो बाल से जो बाली जो है उससे जो पुष्प है उसके कुछ पत्तों पर जब तक वो नहीं गिरेंगे तब तक दाना नहीं पड़ता उसमें, ठीक। तो क्रॉस परागण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है भाई, ये वायु द्वारा हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। जल द्वारा हो जाएगा, हो जाएगा। जानवर करेंगे, बिल्कुल कर देते हैं। क्या नहीं करते हैं, पौधे नहीं करते, ठीक। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे पौधे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? द्विबीजपत्र जो होते हैं अभी अभी बताया, तो उनकी विशेषता नहीं है। इन पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं क्या? इन पौधों की मूसला जड़ होती हैं। अब बस यही मामला फंस गया, आप खुद देख लीजिए। ये कह रहा है रेशेदार होती हैं, ये कह रहा है मूसला होती हैं, यानी कि दो बातें तो बिल्कुल सही हैं। दो बातें कैसे सही हैं? इन पौधों में दो बीज पत्र होते हैं, बिल्कुल सही। इन पौधों में जालीदार सिरा विन्यास होता है, ये भी सही है। इन पौधों की जड़ें मूसला होती हैं, रेशेदार नहीं होती हैं, ध्यान देना। ये जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार नहीं होती हैं। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिकीय विभाजन में सक्षम है? तो बिल्कुल सही है, विभाज्योतक। इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा, नो डाउट, यानी कि सीधा सीधा इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? विभाज्योतक। ठीक, आज का लास्ट प्रश्न है, उसको देखते हैं। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? यानी कि जो फूल है उसमें जो प्रजनन होता है उसका पूछा गया आपसे, उसका भाग क्या है? तो ध्यान देना, पुंकेसर और अंडप, बाह्य दल और बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और अंडप नहीं, दो ही होंगे। ये अंडप होता है, ये मादा का है, और पुंकेसर होता है वो किसका होता है? नर पुष्प का होता है। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक, अभी हमारा लास्ट वाला लेक्चर आएगा जो पौधों से रिलेटेड होगा, उसके बाद में हम चलेंगे कोशिका, फिर उसके बाद में परिसंचरण, तो उन पे बात करेंगे हम आपसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।